मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। किधर से आ रहा है? हम झारखंड से। कितना साल का आप एक्सपीरियंस है इसमें एसी फील्ड में? इसी फील्ड में आपका 8 साल से एक्सपीरियंस है मेरा। कौन सा जगह में काम किया? हम आपका जमशेदपुर में काम किए हैं, मुंबई में काम किए हैं। अभी करंटली हम जमशेदपुरी में काम कर रहे हैं, एलजी में। और अभी अभी कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं? अभी हम एलजी में काम कर रहे हैं, सर्विस सेंटर है एलजी का। बहुत एक्सपीरियंस जैसा दिख रहा है हमको, फिर भी हम थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, अब बता दीजिए। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में कितना पार्ट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है? बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 कंपोनेंट होता है। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल हो गया, एवापोरेटर हो गया। और एलआरए का मतलब क्या होता है? एलआरए का मतलब होता है लॉक्ड रोटर एम्पियर। कैसा पता चलेगा कितना टन का है इसे? देखिए 12,000 बीटीयू नॉर्मली 1 टन होता है। 1 टन होता है 12,000 बीटीयू। तो हम लोग मॉडल नंबर पे लिखे रहेगा, जैसे M24 CK। तो मतलब 24 का मतलब हो गया 24,000 बीटीयू, तो मतलब 2 टन का हो गया। 18 रहेगा तो 1.5 टन का हो गया। 12 रहेगा तो 1 टन का हो गया। 1 टन में कितना बीटीयू होता है? 1 टन में 12,000 बीटीयू होता है। और बेसिक साइकिल का ड्राइंग बता सकते हैं? ड्राइंग कर हाँ, सकते बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का ड्राइंग कर सकते हैं। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का ड्राइंग हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये हमारा कंडेंसर हो गया, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये हमारा एवापोरेटर हो गया। और ये जो हमारा ये डिस्चार्ज साइड है, ये जो हमारा ये सेक्शन साइड है। सर्कल जो इसका इस साइड से घूमेगा, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा तो कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का यही बेसिक ड्राइंग है। सही है। अभी एसी में आइस आने के लिए एक 5 रीजन बता दीजिए। एसी में आइस आने का तो बहुत सारा रीज़न होता है। अगर नॉर्मली 5 रीज़न बताएं जो कॉमन हम लोग फेस करते हैं। सिस्टम हमारा लीकेज रहना, पुल ओवर चौंक्ड होना, पुअर सर्विस, गैस कम होना। लीकेज हो तो गैस कम हो जाएगा, गैस कम होना, फिल्टर चौंक्ड होना, एवापोरेटर चौंक्ड होना, ब्लोवर नहीं घूमना, रिले स्टक अप हो जाना, और भी बहुत सारा रीज़न आता है एसी में आइस आने का। और कैपिलरी ब्लॉक हो गए तो कैसे पता चलेगा हम लोग? देखिए नॉर्मली अगर जब भी हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का कुछ भी ऐसा सामान ब्लॉक हो जाता है, जैसे ड्राई फिल्टर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, कैपिलरी हो गया, तो सबसे आसान जो तरीका होता है पहचानने का, जब भी हम लोग जब उस सिचुएशन पे जब भी हम लोग गेज को लगाएंगे, आइडियल प्रेशर हमारा बताएगा। जैसे ही कंप्रेसर हमारा ऑन होगा तो सेक्शन प्रेशर क्या हो जाता है, वो 0 में आ जाता है। 0 to 5 PSI के बीच में रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम जो ब्लॉक है, नॉर्मल एम्पियर लेगा। डिस्चार्ज प्रेशर अगर 822 है तो 250 से 300 बीच होना चाहिए, तो उसका जगह में क्या हो जाएगा 170 से लेके 200 तक का रहता है। मतलब नॉर्मल डिस्चार्ज प्रेशर हो जाएगा नॉर्मल, और सेक्शन प्रेशर हमारा 0 to 5 PSI में रहता है। तो इससे आप सिस्टम को समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम ब्लॉक है। अभी R22 और 410 का गैस का स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर कितना कितना रहता है? देखिए सबसे पहले हम R22 का बता देते हैं। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर 160 PSI रहता है, और सेक्शन प्रेशर 65 to 70 PSI रहेगा। और जो डिस्चार्ज प्रेशर उसका जो रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर से 250 to 300 रहेगा। और 410 का अगर हम लोग स्टैंडिंग प्रेशर का बात करते हैं तो 250 स्टैंडिंग प्रेशर है। और आपका सेक्शन प्रेशर का बात करेंगे तो 110 से 130 PSI रहता है। और आपका डिस्चार्ज प्रेशर 450 से 500 PSI रहता है 410 का। अभी कंप्रेसर हम चेंज कर रहे हैं, वो उसका प्रोसीजर कैसा है बता सकते हैं? हाँ, कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसीजर जो है, अगर कॉमन प्रोसीजर बताया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसी जो हमारा उसका हम लोग ऑफ कर देते हैं। उसमें जो गैस रहेगा हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। गैस को रिमूव करने के बाद क्या होता है, उसका जो कंप्रेसर का टर्मिनल, जैसे ये टर्मिनल है, यहाँ से जो कनेक्ट रहेगा इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। मतलब वायर जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गैस को रिमूव कर चुके होंगे, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिब्लीजिंग करेंगे। डिब्लीजिंग करके हम लोग सेक्शन डिस्चार्ज दोनों का हम लोग पाइप को खोल देंगे। खोलने के बाद क्या होगा, माउंटिंग बोर्ड खोल के हम लोग इसको निकाल देंगे। अगर हमको फ्लशिंग करने का जरूरत रहा, किसी किसी सिस्टम में, नया सिस्टम में तो फ्लशिंग करने की जरूरत नहीं रहता है। नॉर्मली फ्लशिंग करने की जरूरत रहा तो नाइट्रोजन या फिर 141 बीस में फ्लशिंग करेंगे।
फ्लशिंग करने के बाद फिर से नया कंप्रेसर को बाहर चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बैठाएंगे। उसमें बैठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बेस बोल्ट को टाइट करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के बाद हम लोग लीक टेस्ट करने के लिए नाइट्रोजन सर 250 से 300 पे रिसर्ट डालेंगे नॉर्मली, लीक टेस्ट करेंगे। लीक अगर मेरा ठीक है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग उसको वैक्यूम में डालेंगे। वैक्यूम में डालने के बाद हम लोग उसको फिर से टर्मिनल कनेक्शन करके वैक्यूम हमारा जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको आइडियल गैस डालने के बाद फिर हम कंप्रेसर कनेक्शन करके मशीन को ऑन करेंगे और जितना प्रेशर है 14 या 22 वही हिसाब से हम लोग गैस उसमें फिल कर देंगे। ये प्रोसेस है चेंज करने का। अभी स्प्लिट एसी में एसी में ब्लोअर घूमता है, वो टाइम में फैन इफेक्ट है, वो कौन सा रीजन से ऐसा फैन इफेक्ट है, हम लोग कैसा ठीक कर सकते हैं? ये जो ये रीज़न है बहुत माइनर है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी ऐसा सिस्टम में अगर ऐसा होता है, ब्लोअर से अगर हमारा पानी आता है तो एक्चुअली क्या होता है, ब्लोअर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होगा, जिसको चॉक्ड बोलते हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा भर जाता है ब्लोअर में, जिसके कारण वो पानी आने लगता है। वो यार तो सही से सक नहीं कर पाएगा एवापोरेटर को, तो उसमें क्या होता है, नमी जो हो जाता है, नमी होने के कारण क्या होता है, वो हल्का हल्का वो पानी का छींटा आने लगता है। तो ब्लोअर चॉक्ड होने के कारण एक ऐसा होता है। एसी नॉट कूलिंग, एसी में कूलिंग नहीं कर रहा है, वो हम लोग को कौन सा रीजन से वो हो सकता है एसी नॉट कूलिंग? एसी नॉट कूलिंग का बहुत सारा रीज़न होता है। अगर कॉमन जो रीज़न हम लोग फेस करते हैं डेली बेसिस का वर्क में, अगर हम उसको आपको बताना चाहेंगे तो जैसे हो गया थर्मोस्टेट का मूड जो है, फाइन मूड ड्राई मूड में रहता है। नॉर्मली कस्टमर समझ में नहीं आता ऑपरेट करने, तो फाइन मूड ऐसे में कर देता है, तो उसमें भी कंप्रेसर ऑन नहीं होता। एक अगर मूड सही है तो उसका टेम्परेचर अप करके रख देता है, जैसे मान लिया 26-27 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देगा तो भी नहीं जाता है, कूलिंग नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेसर ऑन ही नहीं होता है। एक कॉमन रीजन होता है। दूसरा हो गया गैस कम होना। तीसरा हो गया उसका सेंसर काम नहीं कर रहा है, कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है, कंप्रेसर आपका फाइन मोटर खराब है, कंप्रेसर हीट हो जा रहा है और उसके वजह से एसी नॉट कूलिंग का मसला आता है। तो कॉमनली जो रीजन होता है आपका मूड का होता है। थर्मोस्टेट जो सिलेक्ट मूड है उसको आप करेंगे या हाई टेम्परेचर सेट करके रखेंगे, सेंसर वर्क नहीं करना, कंप्रेसर ओवर हीट हो जाना, ये सब कारण से होता है। गैस लीक होना, नॉर्मली गैस लीक और आपको मूड का ज़्यादातर कंप्लेन आता है। और भी बहुत सारा रीज़न होता है, वोल्टेज अप डाउन होना, फ्लैक्चुएट करना, जिसके कारण होता है कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, हीट होकर बंद हो जाता है बहुत देर तक, तो इसमें नॉट कूलिंग का मसला का इशू आ जाता है। कैपेसिटर प्रॉब्लम होना, कॉन्टैक्टर प्रॉब्लम होना, लूज कनेक्शन होना, ये सब कारण होता है जिससे आपको नॉट कूलिंग का मसला हमको सॉल्व होता है। और कंडेंसर फैन नहीं चला है तो भी? हाँ, हम बताए ना, कंडेंसर फैन मोटर नहीं घूमना जिसके कारण कंप्रेसर हीट हो जाता है, कंडेंसर फैन मोटर स्लो घूमना, कंडेंसर ब्लॉक रहना, ये सब के कारण से नॉट कूलिंग का मसला आ जाता है। नॉर्मली गैस लीकेज का कारण और मूड का कंप्लेन ज़्यादा जो होता है, मूड या हाई टेम्परेचर सेट का आता है, ये 3 कारण होता है। और बाकी अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहें तो बहुत सारा रीज़न हो जाता है। अभी कंप्रेसर ग्राउंड हो गया है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं ग्राउंड को? हम लोग कैसे करते हैं कंप्रेसर ग्राउंड का चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी में डालेंगे, जिससे बजट का आवाज आता है उसका हम लोग चेक करेंगे। अगर आप बोले तो हम प्रैक्टिकल आपको दिखा सकते हैं करके। चल, डिजिटल कैलोमीटर है, ये ऑफ है, ये हमारा एम्पियर नापने के लिए है, ये आपका एसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज, ये ohms चेक करने के लिए, ये ग्राउंड चेक करने के लिए। अभी हमको ग्राउंड चेक करने के लिए जैसे कि आप पूछे तो हम सबसे पहले हम क्वांटिटी में डालेंगे, दोनों को टच करेंगे। ये टच करने के बाद हम लोग एक जो होता है कंप्रेसर का टर्मिनल में लगाएंगे, दूसरा ये बॉडी का जो कॉपर उसको हल्का सा क्लीन करके हम लगाएंगे, तीनों पिन में एक एक करके लगाएंगे। तो ये ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड रहेगा तो ये कंटिन्यूटी का सेम ऐसा आवाज़ आएगा, जैसे इस टाइप मारा ना, इस टाइप से आवाज़ आएगा। तो हम लोग इस तरह से ग्राउंड को चेक करते हैं कंप्रेसर का। अभी कॉमनली ब्रेजिंग करने के लिए हम लोग कौन सा गैस यूज कर सकते हैं? गैस यूज होता है कॉमनली बहुत सारा ब्रेजिंग करने के लिए बहुत सारा गैस का यूज होता है, लेकिन कॉमन जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादातर वर्कशॉप या गल्फ में हम लोग का इस्तेमाल होता है वो एसिथिलीन और ऑक्सीजन होता है। वो कितना प्रेशर हम लोग रख सकते हैं उसमें? अगर देखिए उसमें प्रेशर 2 टाइप का हम लोग रखते हैं। तो ओपन फील्ड में वर्क कर रहा है, जैसे ओपन फील्ड बोले तो जैसे छत के ऊपर हम कहीं जाके कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं कोई बड़ा यूनिट का, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वर्कशॉप में अलग होता है। लेकिन नॉर्मली इसका 5 to 10 PSI हम लोग इसे क्लीन कर रखते हैं, और आपका 10 to 20 PSI के बीच में, मतलब 15, 16, 17 PSI के बीच में हम लोग ऑक्सीजन का रखते हैं।
अभी हम लोग वैक्यूम क्यों करता है सिस्टम को? देखिए, सिस्टम में वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका उसमें कोई डस्ट पार्टिकुलर हो गया, मॉइस्चर हो गया, सिस्टम में एयर होगा, तो हम लोग उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम करते हैं। और वैक्यूम को कैसे मेजर करता है? वैक्यूम को मेजर माइक्रोन में करते हैं हम लोग। ओके। अभी बस अभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करो क्या? कितना कंप्रेसर, कितना टाइप का यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक और कमर्शियल में? कमर्शियल टोटल जो कंप्रेसर का प्रकार होता है 5 टाइप का कंप्रेसर होता है, और उसका नाम जानना चाहें जैसे लोटरी, ये जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, स्क्रू हो गया, स्क्रोल हो गया। 5 टाइप का कंप्रेसर यूज होता है। और डोमेस्टिक में जो हम लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक में जो यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग और लोटरी यूज करते हैं। ओके, आप सब आंसर सब अच्छा बताया। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा पूछता हूँ मैं, इसको क्या बोलता है हम लोग, ये किधर यूज होता है? ये नॉर्मली पैकेज एसी में यूज होता है, या कोल्ड रूम में हो जहाँ लॉन्ग रेफ्रिजरेशन साइकिल रहेगा, वहाँ पे इसको यूज करते हैं। इसको सोलनॉइड वाल्व बोलते हैं। ये तो पूरा मुकम्मल नहीं है, ये सोलनॉइड वाल्व का कोयल है। ओके, ये इसको क्या बोलता है, ये किधर यूज होता है? ये 3 फेस मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है। ये 3 फेस हम लोग का, या 220 3 फेस या 3 फेस रहा, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ में करते हैं, जैसे कंडेंसर फैन मोटर के लिए, कंप्रेसर के लिए, इवापोरेटर के लिए। ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, और इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन NONC भी दिया हुआ है। एक कोयल का A1 A2 है, ये 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर है। ये कितना टाइप का आता है? ये तो वोल्टेज में कितना वोल्ट? कोयल वोल्टेज बोलना चाह रहा हूँ। कोयल वोल्टेज जो है नॉर्मली आपका 24 और 220 का ही आता है ज़्यादातर। ये चीज क्या है, ये किधर यूज होता है? ये यूनिवर्सल पीसीबी है, जिसको कॉमन भाषा में चाइना पीसीबी बोलते हैं। इसमें हम लोग मल्टीपर्पज के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे स्पीच एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एफसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल पीसीबी है, अगर कॉमन भाषा में हम लोग इसको चाइना पीसीबी बोलते हैं। ये कौन सा है, ये इसको क्या बोलता है? ये आपका मोटर प्रोटेक्टर है। ये हम लोग इसको लगाते हैं कंप्रेसर में लगाते हैं इसको, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें सेफ्टी डिवाइस का इससे कनेक्ट रहता है। सेफ्टी डिवाइस कुछ भी एचपी में जाएगा या एलपी में जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो इसका काम होता है कंप्रेसर कट अप करा देने के लिए। सेफ्टी डिवाइस है। ये हमारे पास एक पीसी है, ये सेट को क्या बोलता है? ये HIC PCB है। ये पैनासोनिक इन्वर्टर AC का है। HIC PCB है। इसमें 2 PCB होता है, एक SC PCB होता है, एक HIC होता है। तो ये HIC PCB है। अभी इसका बारे में आपको मालूम रहेगा, फिर भी मैं पूछता हूँ। ये मनीफोल्ड कंबाइंड गेज है। इसमें 2 साइड होता है, एक ये हो गया लो साइड, एक हाई साइड हो गया। हम लोग जो इसको यूज़ अगर देखा जाए तो हम लोग अगर गैस चार्ज करना हुआ, वैक्यूम करना हुआ, तो हम लोग इसको लो साइड से लेते हैं, और प्रेशर डालना हुआ, डिस्चार्ज प्रेशर करना हुआ तो हम इसको, या प्रेशर डालना हुआ तो हम इसको हाई साइड से यूज़ करते हैं। इसमें 2 वाल होता है, जो ये हाई साइड को ऑपरेट करता है, ये लो साइड को ऑपरेट करता है। 3 इसमें लाइन दिया गया। ये जो लाइन है, अगर इसका कलर कोड वाइज देखा जाए तो इसमें ब्लू रहेगा, इसमें आपका येलो रहेगा, इसमें रेड रहेगा। ठीक है। ये जो बीच वाला लाइन होता है कॉमन लाइन होता है, इसमें हम दोनों साइड को ऑपरेट कर सकते हैं, प्रेशर डालना, वैक्यूम करना या गैस डालना। और ये जो होता है हाई साइड को, तो हाई साइड को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। आप 99% आप सही आंसर बता दिया। अच्छा इंटरव्यू फेस किया आप।